सो क्लास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट नंबर 3 देखेंगे हम लोग। पहले पार्ट में हमने नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ देखी, सेकंड में हमने सारे हाइड्रोकार्बन्स को देखा। इन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। हम कार्बन के कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। और अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो क्लास वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडिंग अबाउट सम केमिकल प्रॉपर्टीज। हम किस बारे में बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। सो क्लास फर्स्ट रिएक्शन है कंबशन। कार्बन एंड इट्स ऑल एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक फॉर्म मतलब जिनमें सिर्फ कार्बन होता है, जो मैंने पहले वीडियो में समझाया था, जैसे कि डायमंड और कार्बन, ये एलोट्रोपिक फॉर्म है जिनमें सिर्फ कार्बन होता है, ठीक है। बर्न इन ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलते हैं टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलोंग विथ रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। मतलब वो जलते हैं, बर्न होते हैं और हीट और लाइट देते हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड, बहुत सारे कार्बन कंपाउंड ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग, ठीक है। बहुत सारे कार्बन कंपाउंड ऐसे हैं जो जलने पर क्या करते हैं बच्चों? हीट देते हैं और लाइट देते हैं और अच्छे फ्यूल कहलाते हैं। लोग क्या कहलाते हैं? अच्छे फ्यूल। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, जलने से वो CO2 गैस बनाता है, C+O2 CO2, लेकिन उसी के साथ हीट और लाइट भी निकलती है बच्चों। क्या निकलती है? हीट एंड लाइट। तो क्लास अब यहाँ पर CH4 है। CH4 भी कार्बन का कंपाउंड है। जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बर्न करते हैं तो वो बर्न होने पर हमको कार्बन डाइऑक्साइड देता है, साथ ही वाटर देता है। जो सिर्फ कार्बन वाले होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ कार्बन होता है, वो बर्न होकर सिर्फ CO2 देते हैं। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन है, जब उनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो CO2 और H2O दोनों बनाते हैं और साथ में हीट और लाइट भी निकलती है, ठीक है। अल्कोहल भी सेम है बच्चों, हाइड्रोकार्बन ही एक टाइप का है ना। इसको भी बर्न करते हैं CH3CH2OH को O2 के प्रेजेंस में, क्योंकि आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि कंबशन ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकता है, ऑक्सीजन उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो जब अल्कोहल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो उससे भी बनता है CO2 और H2O और साथ ही हीट एंड लाइट निकलते हैं। ये रिएक्शंस मैं आपको करके दिखा देता हूँ बच्चों। देखिए CH4 + O2, कितने कार्बन है बच्चों? कार्बन है 1, ऑक्सीजन है 2, तो इससे बन गया CO2। तो वो वाटर कहाँ से बनेगा? इसके लिए इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमको बैलेंस करना पड़ेगा। हम यहाँ लगा देंगे 2O2, तो H4 से H2O कितने बनेंगे? देखो ये चीज़ तो हमको पता चल गई कि यहाँ से CO2 H2O बनेंगे। बैलेंस करना हमारे हाथ में। CO2 + H2O, यहाँ पर H4 है, H4 यानी 2H2, H4 है मतलब यहाँ 2 लगा देंगे, 2H2। तो कितने हो गए? H कितने हो गए? 2 × 2 = 4H। ऑक्सीजन कितने चाहिए बच्चों? 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन, ये यहाँ पर भी 4 है, 2 × 2 = 4 ऑक्सीजन। तो रिएक्शन बैलेंस इस टाइप से रिएक्शन होती है बच्चों। वैसे तो आप डायरेक्ट भी लिख दोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है ना। तो क्या देखा, कंबशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है बच्चों। कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद अगर उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिल जाए तो वो बर्न हो जाता है ना, और उसी के साथ हीट और लाइट भी देता है। बर्निंग में एक चीज़ कॉमन है कि CO2 हमेशा रिलीज होती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑलवेज रिलीज होती है। Saturated hydrocarbons will generally give a clean flame while unsaturated carbon compounds will give a yellow flame। मतलब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने देखे थे जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन में, वो एक ब्लू फ्लेम के साथ बच्चों या क्लीन फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, जबकि जो हमारे अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले वो एक येलो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, जिसमें बहुत सारा धुआं भी निकलता है, क्योंकि प्रॉपर बर्निंग नहीं होती है। इसलिए क्या होता है, कुछ पार्ट कार्बन का बिना जले ही निकल जाता है, इसलिए स्मोक बनती है। दिस रिजल्ट इन सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट इन एक्टिविटी। मतलब अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी करें जिसमें इसको बर्न करें तो क्या होगा, मेटल पर ब्लैक कलर का डिपॉजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉपर बर्निंग नहीं हो रही है। किसमें? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट इन इनकम्प्लीट कंबशन। मतलब अगर हम ऑक्सीजन बराबर मात्रा में नहीं देते हैं तो कंबशन जो होता है वो पूरा नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है। इसको इनकम्प्लीट कंबशन कहा जाता है।
सो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिविंग अ सूटी फ्लेम, मतलब अगर हाइड्रोकार्बन कैसा भी हो बच्चों, सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड, लेकिन अगर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो सूटी फ्लेम देगा, धुएं वाली फ्लेम देगा। आपने कभी किसी लकड़ी को जलते हुए देखा होगा, कभी काऊ डंग को जलते हुए देखा होगा, वो प्रॉपर नहीं जल पाते हैं तो उनमें से बहुत सारा स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। द गैस एंड केरोसिन स्टोव यूज्ड एट होम हैज़ इनलेट, उनके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं बच्चों, इनलेट मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं। क्यों होते हैं? फॉर एयर, जिससे कि हवा जा सके वहाँ तक। सो दैट अ सफिशियंट ऑक्सीजन रिच, जिससे क्या होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन आपकी घर की रसोई में जो गैस होती है उसको मिल सके, और वो ऑक्सीजन के मिलने से प्रॉपर ब्लू फ्लेम में जल सके। आपने देखा होगा आपके घरों की जो गैस सिलेंडर होते हैं वहाँ से ब्लू फ्लेम ही निकलती है ऑलवेज, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है। If you observe the bottom of cooking vessel getting blackened, it means that the air holes are blocked and fuel is getting wasted। मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर आप कभी देखेंगे निचले हिस्से में किसी गैस के, क्या बोल सकते हैं बच्चों, जो चूल्हा होता है घरों में, एक्चुअली उसको यही कहते हैं ना, स्टोव चूल्हा, उसके नीचे ब्लैक ब्लैक बहुत जम जाता है, तो उससे क्या समझ में आता है कि वहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इसलिए वहाँ की कुछ पार्ट जल के कार्बन के फॉर्म में काला काला जम जाता है। वो काली काला क्या होता है, एक्चुअल में कार्बन होता है बच्चों, कोई मेल नहीं होता है। बहुत सारे लोग उसको डर्ट समझते हैं, लेकिन वो एक्चुअली कार्बन होता है जो बर्न नहीं होता है, वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। Fuels such as coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur in them, which are major pollutant in the atmosphere। मतलब वो जो पेट्रोलियम के अंदर ये जो नाइट्रोजन और सल्फर के होते हैं, ये पोल्यूटेंट होते हैं जो जलने के बाद क्या होता है एटमॉस्फेयर में, SO2 NO2 इस टाइप के कंपाउंड छोड़ते हैं बच्चों, जो हमारे एयर को पॉल्यूट करते हैं। नेक्स्ट है वाई डू सब्सटेंसेज बर्न विथ और विदाउट अ फ्लेम। कुछ सब्सटेंस जलते हैं बच्चों तो फ्लेम निकलती है, और कुछ जो जलते हैं उनके साथ फ्लेम नहीं निकलती, तो ऐसा क्या रीज़न है हम देख लेते हैं। बहुत ईजी सा काम है इसमें। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड आइदर अ कोल और वुड फायर, क्या आपने कभी कोयले और लकड़ी को जलाया हुआ होगा? इफ नॉट देन द नेक्स्ट टाइम यू गेट अ चांस टेक क्लोज नोट ऑफ वॉट हैपन्स व्हेन द वुड और कोल स्टार्ट टू बर्न। जब कोल और वुड जलता है तो क्या होता है, यू हैव सीन अबाउट दैट अ कैंडल और एलपीजी इन और द एलपीजी इन द गैस स्टोव बर्न विथ अ फ्लेम। हाउएवर यू विल ऑब्जर्व द कोल एंड चारकोल इन द अंगीठी समटाइम्स जस्ट ग्लो रेड एंड गिव्स आउट हीट विदाउट अ फ्लेम। इसका मतलब ये बच्चों कि जो एलपीजी गैस है, जो हमारे यहाँ जो वैक्स की कैंडल बनती है या मोमबत्ती जिसको कहते हैं बच्चों, ये जलती है तो इनके अंदर से फ्लेम निकलती। फ्लेम मतलब लो, फ्लेम मतलब आप देखा होगा आग कैसे जलती दिखती है हमको, वो फ्लेम होती है। लेकिन जब आप किसी लकड़ी को जलाते हैं उसमें से फ्लेम नहीं निकलती, वो रेड हो जाता है, लाल लाल हो जाता है, उसमें से हीट निकलती है, लेकिन उसमें से फ्लेम नहीं आती है। दिस इज बिकॉज अ फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न। ये सिर्फ तभी होता है कि जब कोई गैस जलती है तो वो बाहर निकलती है फ्लेम के फॉर्म में, क्योंकि वो गैस कहीं भी आ जा सकती है, आगे चल सकती है, ठीक है। इसलिए जो चीज़ें वेपर बन सकती हैं, जो गैस बन सकती हैं, वो हमेशा किसके साथ जलती हैं, एक फ्लेम के साथ। क्योंकि वुड, चारकोल, जो कोयला है, ये सॉलिड होते हैं, गैस नहीं बन सकते, इसलिए ये कभी फ्लेम नहीं शो करते हैं, है ना। ये रेड हो जाते हैं, लाल कलर के हो जाते हैं, इनमें से हीट निकलती है लेकिन फ्लेम नहीं। When wood और चारकोल is ignited, जब वुड और चारकोल को जलाते हैं, the volatile substance present vaporize and burn with a flame in the beginning। शुरू में थोड़ा सा फ्लेम मिलती है और उसके बाद वो फ्लेम नहीं दिखाते हैं। A luminous flame is seen when the atom of gaseous substance are heated and start to glow। Luminous मतलब चमकदार, उजाले वाली फ्लेम कब बनती है बच्चों, जब जो एटम्स होते हैं किसी गैस के आर हीटेड, वो गर्म होते हैं और स्टार्ट टू ग्लो, और ग्लो करने लग जाते हैं, चमकने लग जाते हैं, इसलिए हमको फ्लेम कैसी दिखती है, चमकदार दिखती है। द कलर प्रोड्यूस बाय ईच एलिमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। हर एक एलिमेंट अपने अपने कलर से जलता है बच्चों, है ना। बड़ी क्लास में आप देखोगे इनके बारे में पढ़ाया जाता है कि हर एलिमेंट की, हर कंपाउंड की एक स्पेसिफिक कलर होता है, उससे उसकी पहचान की जाती है।
ट्राई एंड हीट अ कॉपर वायर इन द फ्लेम of a gas stove and observe its color. You have seen that incomplete combustion gives soot which is carbon. On the basis of this, what will you attribute the yellow color of candle flame to? मतलब जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो येलो कलर हमको दिखाई देता है। ब्लू कलर कब होता है? जब कंप्लीट कंबशन हो जाता है। बच्चों यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम का दिया है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसको हम रीड नहीं करेंगे, है ना। छोटी क्लास 8th में आपको पढ़ाया गया था, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। यू हैव लर्न अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द फर्स्ट चैप्टर। हम फर्स्ट चैप्टर में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस करवाई गई थी, जिनको मिलाकर रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कार्बन कंपाउंड कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज। कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑन कंबशन, जलने पर। In addition to this complete oxidation, we have reaction in which alcohol are converted to carboxylic acid. हम कुछ और ऐसे रिएक्शन देखेंगे जिनके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। एक ऐसी रिएक्शन है एल्कोहल का एसिड बनना। तो बच्चों ये है आपका इथेनॉल CH3CH2OH। ये होता है एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में प्लस हीट, और एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट, इनके प्रेजेंस में होता है बच्चों। ये क्या है? ये वो सब्सटेंस है जिनके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। CH3COOH हो जाता है बच्चों, इसमें CH3COOH है ना। इथेनॉल जो है वो किस में चेंज हो जाता है? CH3COOH यानी इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। We see that some substance are capable of adding oxygen to other. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे कि यहाँ पर KMnO4 है ये, या फिर ये जो K2Cr2O7 है ये क्या कर सकता है? किसी दूसरे को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है, ठीक है। These substance are known as oxidizing agent. इस टाइप के सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। यहाँ पर कौन है बच्चों ऐसा? यहाँ पर ये जो KMnO4 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी वजह से ही ये रिएक्शन हो रही। और अगर ये नहीं लो तो फिर ये लो, नीचे जो लिखा है K2Cr2O7, ये दोनों क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट इसका नाम है KMnO4 का। पोटेशियम, K के लिए पोटेशियम, और इसको कहते हैं परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। या फिर नीचे लिखा है एसिडिफाइड K2Cr2O7 है ना, जिसका नाम क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग है एजेंट है जो अल्कोहल को एसिड में चेंज करते हैं। अल्कोहल को किस में चेंज करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। एडिंग ऑक्सीजन टू स्टार्टिंग मटेरियल, हेंस दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये ऑक्सीजन इनको देना स्टार्ट करते हैं और इसीलिए इनको क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं एडिशन रिएक्शन। क्या होती है एडिशन रिएक्शन? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोला उन्होंने? कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं डबल बॉन्ड वाले बच्चों, इनको हाइड्रोजन दे सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन इनके साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? निकल, जो एक यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह काम करता है। एक सब्सटेंस होता है, एक सब्सटेंस का नाम आया बच्चों, मेटल होता है, ठीक है। निकल या पैलेडियम, इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई जाए तो ये डबल बॉन्ड वाले जो हैं वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस टाइप की रिएक्शन को एडिशन कहते हैं। बहुत आसान है बच्चों, समझा देता हूँ मैं आपको। C डबल बॉन्ड C H2 अगर हम इन दोनों के इस बॉन्ड को तोड़ दें बच्चों तो क्या होगा? चलो तोड़ते हैं पहले अपन बॉन्ड, फिर अब समझना आप रिएक्शन। हम अगर इनके सिंगल डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड तोड़ दें तो देखिए क्या चाहिए इनको। इसको देखो 1 2 3 बॉन्ड, इसको भी देखो 1 2 3 बॉन्ड, दोनों को एक एक बॉन्ड बनाना है। सिंपल सी बात है। अगर इस टाइम पे मैं इनको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दूँ H2 के साथ तो क्या होगा? दोनों को एक H मिल जाएगा, इसको भी एक H मिल जाएगा, तो इसके भी 4 बॉन्ड हो जाएंगे, इसको भी एक H मिल जाएगा, इसके भी 4 बॉन्ड हो जाएंगे। ये रिएक्शन हो गई आपकी एडिशन। हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना या एडिशन रिएक्शन, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा है बच्चों। C डबल बॉन्ड C, यहाँ R लिखा है
R भी लिख सकते हो और H भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो H2 से रिएक्शन होती है तो दोनों एक एक H यहाँ जुड़ जाते हैं इनके साथ, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ, जिससे क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, उसको हम कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनना, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड चेंज होना। क्लियर है? कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेज दैट कॉज अ रिएक्शन टू अकर और प्रोड्यूस एट अ डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। तो कैटलिस्ट वर्ड आया यहाँ पर, तो एक कैटलिस्ट होता क्या है, तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, ना ही पार्ट करता है, लेकिन रिएक्शन को तेज कर देता है ना। रिएक्शन बदलता भी नहीं है, जो रिएक्शन होना सेम होगी, बट उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देता है। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग अ निकल कैटलिस्ट। हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल से जो ऑयल निकलता है बच्चों, है ना, जो तेल निकलते हैं ना बच्चों, जैसे कि सोयाबीन हुआ या दूसरे जो तेल होते हैं ग्राउंड नट हैं, वो एक्चुअली वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, ठीक है, उनके फॉर्मेशन के टाइम पे इसका यूज़ होता है। वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन चेन, वेजिटेबल ऑयल में इस टाइप की लॉन्ग कार्बन की चेन होती है। वाइल एनिमल फैट हैव सेचुरेटेड कार्बन चेन, और जो एनिमल से फैट मिलता है, जैसे कि घी मिलता है बच्चों, एनिमल से जो फैट मिलता है उसके अंदर क्या होता है, लॉन्ग चेन होती है, लेकिन सिंगल बॉन्ड वाली, सेचुरेटेड। You must have seen advertisement starting that some vegetable oils are healthy. Animal fats generally contain saturated fatty acid which are said to be harmful for health. मतलब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, वो अपनी हेल्थ के लिए हार्मफुल माने जाते हैं। ऑयल्स कंटेनिंग अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी चूजन फॉर कुकिंग, तो जिनमें डबल बॉन्डेड होता है या अनसेचुरेटेड होते हैं वो थोड़े से बेटर माने जाते हैं कुकिंग के लिए, हमारे लिए हेल्दी माने जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी तक हमने दो रिएक्शन देखी, एक तो ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया। सेकेंड हमने देखी एडिशन, दोनों हाइड्रोजन जोड़ लिए। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट लेसन में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है, डबल डिस्प्लेसमेंट, वहाँ क्या होता है, चेंज हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब बदल देना, चेंज कर देना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड द इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट, मतलब जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बच्चों वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते हैं। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन इन वेरी फास्ट रिएक्शन, मतलब क्लोरीन जो है सनलाइट के प्रेजेंस में इन हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़कर बहुत ही फास्ट रिएक्शन कर लेता है, लेकिन करता है सनलाइट की प्रेजेंस में बच्चों, डार्क में रिएक्शन नहीं होती है। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम वन बाय वन, इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम टेक्स प्लेस ऑफ अनादर। अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर यूजुअली फॉर्म्ड विद द हायर होमोलोगस ऑफ एल्केन्स। चलिए मैं आपको समझाता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। इनका कहना ये है कि ये आपका मीथेन है, अगर इसकी रिएक्शन हम Cl2 क्लोरीन के साथ करवाएंगे, बट यहाँ पर सनलाइट लिखो, सन की लाइट में ही होती है बच्चों, ये सनलाइट में होती है, तो एक H रिप्लेस हो जाता है, एक H रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह क्या जुड़ जाता है, CH3, एक H कम हुआ, उस H की जगह एक Cl जुड़ गया, तो ये बन गया CH3Cl, जिसको कहते हैं क्लोरोमीथेन। मैं पहले ही समझा चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में, पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। प्लस एक H जो यहाँ से निकलता है बच्चों, क्योंकि एक H हटाया है तो वो एक H कहाँ जाएगा, यहाँ पर देखो Cl2 लिखा है, 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन उस H के साथ रिएक्शन करके HCl बना लेंगे, तो एक HCl और एक हो गया CH3Cl। यहाँ से एक H निकला बच्चों जिससे CH3 बना, एक H कम हुआ, यहाँ से एक Cl यहाँ गया, एक Cl यहाँ से भी बच गया, यहाँ का H यहाँ का Cl जुड़ के HCl बना लिया। मतलब दिख रहा है CH4 था, CH3 यहाँ चला गया तो एक H छोड़ गया, Cl2 में से एक Cl यहाँ आ गया तो एक Cl छूट गया, वो दोनों H और Cl मिलके HCl बनाते हैं। ये क्या है आपकी सब्स्टिट्यूशन। इसने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किसने किया, एक क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, हटा दिया, ये इसकी रिएक्शन है, यहाँ लिखी हुई है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर है क्लास? Why is the conversion of ethanol to ethanoic acid is an oxidation reaction? इसको एक oxidation reaction क्यों कहते हैं बच्चों?
सो क्लास क्वेश्चन है कि इथेनॉल से इथेनोइक एसिड को ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर आप CO एक O देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको डबल O मिल रहे हैं यहाँ पर, यानी ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। जब आप CH3CH2OH बना रहे हैं तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बच्चों, गेन हो रहा है। तो ऑक्सीजन के ऐड होने से ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई बच्चों, ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट है अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग के लिए इथाइन और ऑक्सीजन का मिक्सचर लिया जाता है बच्चों। कैन यू टेल वाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज। बच्चों एयर के अंदर ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस होती हैं, इसीलिए सिर्फ हम ऑक्सीजन का ही यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि अगर दूसरी गैसेस होंगी तो कुछ और प्रोडक्ट बन सकता है। दैट इज़ वाई हम इथाइन और ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, क्योंकि एयर ऑक्सीजन के साथ और भी गैसेस का मिक्सचर है। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। पहला इथेनॉल, इथेनॉल और फिर इथेनोइक एसिड। चलिए पेज टर्न कर लेते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की क्या प्रॉपर्टीज है बच्चों, सबसे पहले तो लास्ट में OL है बच्चों। OL किस में होता है, एल्कोहल में होता है। किस में होता है, एल्कोहल। तो इथेनॉल एक एल्कोहल है 2 कार्बन का। इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इथेनॉल क्या होता है बच्चों, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको आगे टेबल में मिल जाएंगे 4.1 में, देख लीजिएगा आप। इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल। इथेनॉल को कॉमनली एल्कोहल भी, अगर कहीं पर एल्कोहल वर्ड यूज होता है तो वो जनरली किसके लिए होता है बच्चों, इथेनॉल के लिए ही होता है। एंड इट इज़ एक्टिव इनग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक। जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंक होती है, मतलब नशीले पदार्थ होते हैं, ज़्यादातर में ये होता है बच्चों। इन एडिशन बिकॉज इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट। इसके साथ साथ ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर घोल सकता है, डिजॉल्व कर सकता है, तो बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेडिसिन्स सच एस टिंचर, आयोडीन, कप सिरप में होता है, एंड मैनी टॉनिक्स, बहुत सारे टॉनिक में भी होता है बच्चों। इथेनॉल्स इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। पानी में इसको कितना भी मिला सकते हैं। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेस ड्रंकनेस, मतलब नशा हो जाता है अगर थोड़ा सा इथेनॉल डाल के पानी में पी लिया जाए तो। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, मतलब ये बंद है या नहीं करना चाहिए। इट इज़ सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा शराब इनका नशा करते हैं। हाउएवर इनटेक ऑफ इवन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर एथेनॉल कॉल्ड एब्सोल्यूट एल्कोहल कैन बी लीथल, मतलब ज़्यादा अगर प्योर आप ले सकते हैं तो वो आपको हार्मफुल पहुंचा सकता है, क्योंकि करोजिव भी होता है वो। ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ एल्कोहल लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम, और ज़्यादा समय तक आप एल्कोहल का यूज़ करते हैं तो आपको हेल्थ की बहुत सारी इश्यूज़ कर सकता है, बॉडी के बहुत सारे पार्ट को डैमेज कर सकता है। अब हम इथेनॉल की कुछ रिएक्शंस के देखते हैं बच्चों, रिएक्शंस करते हैं। सोडियम एक मेटल है और ये है आपका इथेनॉल CH3CH2OH, 2 कार्बन है, देखो 2 कार्बन वाले एल्कोहल को इथेनॉल ही कहते हैं। तो 2Na प्लस 2CH3CH2OH, जब इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ से बनता है CH3CH2ONA। जो OH का ये H है बच्चों, इस H की जगह जुड़ जाता है Na, देखो आप CH3CH2OH, CH3CH2OH की जगह Na आ गया और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, एल्कोहल रिएक्ट विथ सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या निकलती है यहाँ से, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है विथ इथेनॉल। द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथॉक्साइड, इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड बच्चों। चलिए मैं आपको इस रिएक्शन को करवा के दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। चाहो तो इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो C2H5OH, जो वहाँ पर CH3CH2 लिखा था उसको ये भी लिख सकते हैं। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए 2C2H5OH, इसकी रिएक्शन हुई 2Na के साथ, तो क्या होगा, रिएक्शन से ये होना है बच्चों कि ये जो H यहाँ से है वो हट जाएगा और H की जगह आ जाएगा Na, CH3C2H5ONA, जहाँ OH था वहाँ बन गया ONA। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल थे तो यहाँ पर 2 लगा दिया, 2 लगा दिया। देखिए
यहाँ पर 2 लगा है, इसका मतलब इसके जैसे 2 मॉलिक्यूल है। इसके जैसे कितने मॉलिक्यूल है बच्चों? 2। जब 2 अलग अलग दिए हैं उनको साथ में लिखा तो 2 लिख दिया मैंने, है ना। अगर एक मॉलिक्यूल में से एक H निकलता है तो 2 मॉलिक्यूल में से 2 H निकलेंगे। कितने H निकलेंगे? 2 H, जो H2 के फॉर्म में, हाइड्रोजन के फॉर्म में गैस बनकर निकल जाएंगे और ये Na यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है, ये थी आपकी पहली रिएक्शन सोडियम के साथ। कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल? क्या आप जानते हैं कोई और ऐसी चीज़ें जो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन निकालती हैं? लेसन 3 में हमने, नहीं लेसन 2 में पढ़ा था बच्चों। एसिड्स जो होते हैं, एसिड जब मेटल से रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। इसका मतलब इसका भी कैरेक्टर, इसका भी नेचर कैसा होता है? थोड़ा थोड़ा एसिडिक होता है। इथेनॉल कैसे नेचर का होता है बच्चों? एसिडिक नेचर का होता है। इस चीज़ रिएक्शन से समझ में आता है कि हाइड्रोजन निकाल रहा है, मतलब ये क्या है? एक एसिडिक नेचर का सब्सटेंस हो गया। चलिए, बहुत अच्छा है। रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इथेनॉल ऑन हीटिंग एट 443 केल्विन। अगर 443 केल्विन के टेम्परेचर पर अगर हम इथेनॉल को बच्चों हीट करते हैं विथ एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब किसकी प्रेजेंस में करते हैं बच्चों? ये रिएक्शन करते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में। क्यों करते हैं? इसका रीज़न ये है बच्चों कि ये जो रिएक्शन से पानी निकलता है ना, अगर ये इसको फिर से मिल जाएगा तो ये शायद फिर से ये बन जाए, हो सकता है। तो इस वाटर को सोखने के लिए, इस पानी को सोखने के लिए हम क्या करते हैं? H2SO4 डालते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये इस पानी की जो बनता है इसको सोख लेता है, जिससे कि उल्टी रिएक्शन नहीं होगी, अपोजिट रिएक्शन नहीं होगी। पहले इसकी रिएक्शन हुई, इसको मैंने गर्म किया, इसमें से पानी निकल गया, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। वाटर निकलने से क्या होगा? ये इथीन में चेंज हो गया और पानी में। लेकिन अगर ये फिर से इसको मिल जाए तो हो सकता है रिएक्शन फिर से क्या बना ले? एल्कोहल बना ले। लेकिन इसको रोकने के लिए क्या करते हैं? H2SO4 लेते हैं, जो इस पानी को सोख लेता है। ठीक है, तो रिएक्शन बहुत आसान है। CH3CH2OH, इसको समझने के लिए बहुत ईजी सा एक ट्रिक सिखाता हूँ बच्चों, बहुत ईजी ट्रिक है ना। देखिए, आपको बता दें हम, जब हम इसको हीट करते हैं, हाँ ठीक है, CH3 CH2 और OH है ना। इसका हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग तरीके से बनाते हैं बच्चों, डिफरेंट वे में बनाते हैं। समझ गए तो कोई टेंशन नहीं। इस C के अराउंड में 3H, 1 2 3, और यहाँ पर सॉरी CH2 था, CH और यहाँ है OH बच्चों। ठीक है, क्या होता है जब हम इसको हीट करते हैं ना, तो यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकल जाते हैं। यहाँ से H, इस कार्बन से H जाता है, इस कार्बन से OH चला जाता है, ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। जब ये दोनों चले जाते हैं तो क्या होता है? तब कुछ ऐसा सीन होता है बच्चों, CH CH और H। इस कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया, ये चला गया, इस कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया, OH चला गया। तो जब बॉन्ड टूटेंगे तो एक एक बॉन्ड की कमी, इसलिए दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे। यही आपको यहाँ दिख रहा होगा क्वेश्चन में, अभी दिखाता हूँ। ठीक है, और जो चीज़ें बाहर निकली है बच्चों, H और OH, अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? H2O बनता है। H2 और O, H2O बन गया, वाटर बन जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन इस टाइप से समझिए तो बहुत आसान लगेगा आपको। यहाँ से H निकला, यहाँ से OH निकला। ठीक है, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इजीली आप समझ जाओगे। ठीक है क्लास, तो CH3CH2OH एल्कोहल को हीट करा तो यहाँ से क्या बना? इथीन बना, इसको इथीन कहते हैं। और H2O बना। H2O को सही करने के लिए, मतलब सोखने के लिए H2SO4 का हम यूज़ किया। यहाँ लिखा भी है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथीन, मतलब डिहाइड्रेशन करता है। ये पानी जो होता है उसको सोख लेता है, डिहाइड्रेट कर देता है उसको। क्लियर है? द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बताया था मैंने आपको? यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है विच रिमूव वाटर फ्रॉम इथेनॉल, जो इथेनॉल में से वाटर को अलग कर देता है। क्या कर देता है? वाटर को अलग कर देता है बच्चों। यहाँ पर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, वो जरूर पढ़ेंगे हम लोग। हाउ डू एल्कोहल्स अफेक्ट लिविंग बीइंग, हमको कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे शरीर में?
व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल आर कंज्यूम, जब हम बहुत सारा एल्कोहल या इथेनॉल जो है कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब हमारे बॉडी में ले लेते हैं, है ना, जैसे कि लोग ड्रिंक्स करते हैं, शराब पीते हैं, उसमें चला जाता है। इट टेंड्स टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये हमारे शरीर की मेटाबॉलिक प्रोसेस को कम कर देता है। एंड डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम को वीक कर देता है। दिस रिजल्ट इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इससे क्या होता है, बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं बनता था। हमारा बॉडी जो होती है सब ब्रेन से चलती है, लेकिन ब्रेन प्रॉपर काम नहीं करता है, हमारा शरीर हमारी बात नहीं सुनता है, हमारा हाथ, हमारे पैर। इसलिए तो जो लोग ड्रिंक किए होते हैं वो प्रॉपर नहीं चल पाते हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल अपने बॉडी पर फिनिश हो जाता है। ठीक है, मेंटल कन्फ्यूजन हो जाता है, ड्राउजीनेस है ना, लोअरिंग ऑफ नॉर्मल इनहिबिटिशन, प्रॉपर उनको सांस लेने में इन चीज़ों में भी दिक्कत होने लग जाती है। एंड फाइनली स्टॉपर, द इंडिविजुअल में फील रिलैक्स्ड विदाउट रियलाइजिंग दैट हिज सेंस ऑफ जजमेंट, सेंस ऑफ टाइमिंग एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हैव बीन सीरियसली इम्पेयर्ड। मतलब लोगों को अच्छा लगता है, नशा करते हैं, लेकिन उनको ये प्रॉब्लम समझ नहीं आती, क्योंकि उनकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन सिस्टम खराब होता जाता है। उनका जो ब्रेन है वो अपनी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करना धीरे धीरे कम कर देता है। जब जो व्यक्ति ज़्यादा समय तक ये चीज़ करता है तो उसको अपनी बॉडी पर कंट्रोल बहुत फिनिश हो जाता है बच्चों। ठीक है, इसलिए ये बहुत रॉन्ग वे होता है, गलत नहीं करना चाहिए इंसान को। अनलाइक इथेनॉल, इंटेक ऑफ मीथेनॉल इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी कैन कॉज डेथ। और मीथेनॉल एक ऐसा सब्सटेंस है बच्चों, इसको थोड़ा भी आप अगर ले लेते हैं तो आपको डेथ हो सकती है। मीथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू मीथेनॉल इन द लीवर, मीथेनॉल जब हमारी बॉडी में जाता है और हमारे लीवर में किस में चेंज हो जाता है, मीथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। मीथेनॉल रिएक्ट रैपिडली विथ कंपोनेंट ऑफ सेल, जो हमारी बॉडी के सेल्स के साथ रैपिडली बहुत जल्दी जल्दी रिएक्शन करता है। इट कोगुलेट द प्रोटोप्लाज्म in much the same way an egg is coagulated by cooking. Methanol also affect the optic nerve, और ये हमारे ऑप्टिक नर्व, मतलब जो ब्रेन से हमारे आइज तक जुड़ी होती है, ऑप्टिक नर्व से होती है, जो हमको देखने में हेल्प करती है, उसको ख़राब कर सकता है और हमको ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसलिए मीथेनॉल तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है बच्चों। Ethanol is an important industrial solvent. To prevent the misuse of ethanol produced for industrial use, it is made unfit for drinking by adding poisonous substance like methanol to it. मतलब लोग इथेनॉल को यूज़ नहीं करें ना उसका कंज्यूम करें, इसलिए जो फैक्ट्रीज़ में इथेनॉल यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा सा मीथेनॉल मिला देते हैं, जिससे कि वो क्या बन जाता है, डेंजरस हो जाता है, आपके लिए हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, dyes are also added to color the alcohol blue so that it can be identified easily। मतलब अल्कोहल का भी यूज़ करते हैं किसमें, डाइज बनाने में। ठीक है, और जो अल्कोहल में मीथेनॉल मिला के उसको वेस्ट बना देते हैं, या यूँ कह लो कि नॉन फिट फॉर ड्रिंकिंग, उसको कहा जाता है डी नेचर्ड अल्कोहल। वो कैसा अल्कोहल होता है, डी नेचर, मतलब उस अल्कोहल का नेचर हम लोग बदल देते हैं। Sugar cane plants are one of the most efficient converter of sunlight into chemical energy। शुगर कैन के जो प्लांट होते हैं वो सबसे बेस्ट माने जाते हैं, जो सन की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। शुगर कैन जूस कैन बी यूज टू प्रिपेयर मोलासेस, शुगर कैन जो जिससे शक्कर बनाते हैं बच्चों, उसके जब शुगर बन जाती है उसके बाद भी बहुत सारा ऐसा जूस रहता है उसके अंदर जिसको मोलासेस कहते हैं, विच इज़ फर्मेंटेड टू गिव एल्कोहल, जिसको फर्मेंट किया जाता है और उससे एल्कोहल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बच्चों, एल्कोहल बनाते हैं। सम कंट्रीज नॉट यूज एल्कोहल एज ए एडिटिव इन पेट्रोल, नाउ यूज सॉरी, कुछ कंट्रीज में एल्कोहल को पेट्रोल के अंदर मिलाया जाता है जिससे कि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए। सिंस इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल विच गिव्स राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन बर्निंग इन सफिशिएंट एयर ऑक्सीजन, मतलब ये उस फ्यूल की बर्निंग को बेटर करता है ना, अदर सब्सटेंसेस को दूर हटा सकता है। चलिए बच्चों, अल्कोहल को हमने देख लिया। नेक्स्ट है हमारा इथेनोइक एसिड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड कंसिडर किया जाता है। इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, एंड बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का एक पार्ट होता है। 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर एंड इट इज़ वाइडली यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल, मतलब अचार को सही रखने के लिए, बचाने के लिए यूज़ किया जाता है इसका विनेगर का, जिसके अंदर 5 से 8% तक क्या होता है, पानी के साथ एसिडिक एसिड मिला होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन, मतलब 17 डिग्री सेल्सियस, एंड हैंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर, और सर्दियों में जम जाता है।
इन द कोल्ड क्लाइमेट दिस गेव राइज टू नेम एस ग्लेशियल एसिडिक एसिड, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिडिक एसिड भी कहते हैं क्योंकि ये विंटर सीजन में हार्ड हो जाता है, जम जाता है, सॉलिड बन जाता है। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय द एसिडिक नेचर, सबके अंदर कैसा नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है। हाउएवर अनलाइक मिनरल एसिड लाइक HCl विच आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड, मतलब ये थोड़े से कमजोर एसिड होते हैं, वीक होते हैं। जैसे कि हमने लेसन 2 में पढ़ रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड बेस वाला चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये पूरी तरीके से आयंस में चेंज हो जाता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक वीक एसिड होता है। हियर इज द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड, हम यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे बच्चों। तो बच्चों पहली रिएक्शन का नाम है ईस्टरिफिकेशन, क्या नाम है, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो ईस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल, मतलब जैसे कि एसिड अल्कोहल बताया ना बच्चों, इसी टाइप के एक और कार्बन कंपाउंड होता है जिनको ईस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईस्टर्स कहा जाता है। ये किससे बनते हैं, ये बनते हैं किसी एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से। रिएक्शन यहाँ लिखिए CH3COOH और CH3CH2OH, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल है, दोनों की रिएक्शन होगी। तो बच्चों यहाँ से क्या होना है, यहाँ से बनेगा ईस्टर और H2O। इस फॉर्मूले को देख लो, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कैसे बनता है ये। देखिए फॉर्मूले तो मैं भी वही लिखूँगा, बस थोड़ा सा कैसे क्या होता है समझा देता हूँ। देखिए CH3COOH और यहाँ से जो है CH3CH2OH है बच्चों, है ना। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखूँगा, लिख वही रहा हूँ, बस अपोजिट साइड्स लिख रहा हूँ। OH CH2CH3 बुक में लिखा है ऐसा, CH3CH2OH, मैंने इसको देख लिया CH3CH2OH लिखा है, मैंने इसको उल्टे तरीके से लिखा है CH3CH2OH। क्या होता है बच्चों, यहाँ से OH और यहाँ से एक H जाता है, इन दोनों के जाने से क्या होता है बच्चों, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलता है HHO, मतलब H2O, इन दोनों के मिलने से H2O बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है, जो निकल जाता है। ये देखिए रिएक्शन के अंदर निकला, और बचे हुए पार्ट को ईस्टर कहते हैं। कैसे जुड़ता है ये देख लीजिए, ये से जुड़ता है CH3CO एक O, CH2 CH3 CH3 COO CH2 CH3। क्लियर क्लास, ये एक टाइप का ईस्टर है। हम चाहें तो COO को ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, इसको लिखा CH3, ये O CH2 और CH3। कोई इशू है क्लास, क्लियर लगा। चलिए यहाँ पर एक कुछ फॉर्मूला यहाँ गलत हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक है इस बुक में, प्रिंटिंग मिस्टेक हल्की सी। CH3CO यहाँ पर O आता है, ये जो एक्चुअली O है वो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, जैसा कि मैंने मेरी बुक में शो कर रखा है, कॉपी में, सॉरी। ये दोनों ही इसी चीज़ के फॉर्मूले हैं बच्चों, CH3COO CH2 CH3, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग, या CH3COO CH2 CH3 ऐसे भी लिख सकते हो आप। मैंने सिर्फ क्या करा है, यहाँ पर ये जो वर्ड था ना, इसको C डबल बॉन्ड O लिखा, CO को, और ये O। जनरली ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, मतलब ईस्टर कैसे होते हैं बच्चों, अच्छी खुशबू वाले होते हैं, स्वीट स्मेलिंग, जो आपको अच्छी लगती है, जैसे कि परफ्यूम्स की स्मेल। तो परफ्यूम में ईस्टर होता है बच्चों, इत्र, परफ्यूम्स, इनमें क्या होता है, ईस्टर्स होते हैं। जनरली ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेज, दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं। ऑन ट्रीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड which is an alkali, the ester is converted back into alcohol and sodium salt of carboxylic acid। अगर हम फिर से रिएक्शन करा दें NaOH के साथ, ये जो बना है ना, इसकी अगर फिर से NaOH के साथ रिएक्शन कर दें तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल में। दिस रिएक्शन इज नोन एज सेपोनिफिकेशन, इसको क्या कहते हैं, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप। इसी रिएक्शन का यूज़ करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोप में, सोप बनाने की प्रोसेस में। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो लंबी लंबी चेन के कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं,
जब वो सोडियम से रिएक्शन करते हैं तो वो सोडियम के सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, और वही होते हैं हमारे सोप के रिएक्टेंट या उसके अंदर की चीज़ें। चलिए पेज टर्न करें बच्चों। हियर इज द रिएक्शन, यहाँ आपको रिएक्शन दे रखी है। CH3COO C2H5, ये हमारा जो मैंने पीछे स्टर बनाया था वही है, देख लीजिए, मैं बता दूं आपको फिर से। CH3CO इन दोनों को मिलाकर लिख दिया है बस, और कुछ नहीं करा है। C2H5, देखो 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 5 है, तो C2H5 मिला के लिख दिया। अगर ये NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं बच्चों, किसके साथ रिएक्शन करते हैं? NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? ये जो C2H5 है बच्चों, ये जो C2H5 इतना पार्ट है जो हमने किससे लिया था क्वेश्चन में। फिर से मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके चलना चाहूँगा, यहीं पर चलो। देखो हमने इस रिएक्शन में, ये हमारा एसिड था और ये हमारा एल्कोहल था। तो बच्चों ये हमारा एसिड था, एल्कोहल था। एल्कोहल में से क्या निकला था? एक H निकला था। क्या निकला था? एक H निकला था। ठीक है, तो अगर हमको ये H फिर से मिल जाए, यहाँ से NaOH में से अगर फिर से H मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? C2H5OH बन जाएगा। फिर से क्या बन जाएगा? C2H5OH बन जाएगा, और ये जो ONa है ये इसके पास चला जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CO। ध्यान से देखो, आप मैंने जो सर्कल किया उसके बाहर CH3CO, और यहाँ से आ गया ONa यहाँ से निकल कर आ चुका है। क्लियर है? समझने के लिए समझाया था, है ना आप लोगों को। ये होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन है बच्चों में। अगली रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ अ बेस। जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि ये CH3COOH की रिएक्शन NaOH किसी बेस से करते हैं तो क्या होता है? वहाँ से भी यही चीज़ निकलती है, CH3COONA प्लस वाटर निकल जाता है। यहाँ से OH, यहाँ से एक H, और बन गया H2O, और ये CH3COONA। क्लियर है क्लास? नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों क्या है आपकी? अगली रिएक्शन ये है, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब आपकी रिएक्शन कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होती है तो क्या होता है? CH3COOH जब रिएक्शन करता है Na2CO3, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट बच्चों। उस टाइम पर भी बच्चों यही चीज़ बनती है, CH3COONA। देखिए हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Na वहाँ आ जाता है, ठीक है, और यहाँ से क्या बनता है? H2O वाटर बनता है, प्लस साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर NaHCO3 के साथ होगा तो भी बच्चों यही बनना है आपका, CH3COO, और ये Na यहाँ पर H को रिप्लेस कर देगा, इस H की जगह Na आ जाएगा, तो CH3COONA। साथ में वही हुआ, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गए। कैसे हुए चलिए मैं आपको बता दूँ, दोनों रिएक्शन समझा देता हूँ। कोई भी एक समझ लो, दूसरी अपने आप आ जाएगी। देख लीजिए, CH3COOH Na2CO3, यहाँ पर 2 लगा है ना, तो ये H हटा दो यहाँ से, इस रिएक्शन से H हटेगा। H हटने से क्या होगा बच्चों? H हटने से ये बनेगा CH3COO। एक हाइड्रोजन कम हुआ है तो कोई एक एलिमेंट वहाँ जोड़ना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर सोडियम जोड़ेंगे, तो हमने यहाँ जोड़ दिया सोडियम, तो ये बन गया CH3COONA। CH3COONA बन गया। क्योंकि यहाँ पर 2 लगा है मतलब 2 Na चाहिए। कितने Na चाहिए? बाहर 2 लगा ना, तो 2 Na चाहिए। यहाँ पर बच्चों 2 Na थे, वो यहाँ जुड़ गए, तो Na तो यहाँ से चले गए। अब यहाँ से क्या आया बच्चों? यहाँ से H निकला था, देखो H निकला था, तो H2 निकलेगा। क्यों? क्योंकि 2 लगा है, आगे आगे क्या लगा है? 2 लगा है, तो यहाँ से क्या निकलेंगे? H2 निकलेंगे। ये लिखा है CO3, क्या लिखा है बच्चों? CO3। अगर CO3 अपना एक ऑक्सीजन इसको दे दे तो ये बन जाएगा H2O, और एक ऑक्सीजन के कम होने से यहाँ बन जाएगा CO2। इसलिए इस रिएक्शन में क्या बन रहा है? H2O प्लस CO2 बन रहा है। आप देख सकते हैं ध्यान से, H2O प्लस CO2। क्लियर क्लास? चलिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है हमारा सोप्स एंड डिटर्जेंट। हम देखते हैं सोप्स और डिटर्जेंट क्या होते हैं। चलिए क्लास, इस एक्टिविटी को पढ़ना ही पड़ेगा यहाँ पर।
टेक अबाउट 10 ml ऑफ वाटर ईच ऑफ इंटू 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब में 10-10 ml वाटर लीजिए. एड अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, कुकिंग ऑयल टू बोथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड लेबल देम ए एंड बी. दोनों में क्या कर रहे हो, एक एक ड्रॉप ऑयल डाल रहे हो आप. टू टेस्ट टू बी एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन. एक जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है किसी भी एक बी में आपने सोप का सॉल्यूशन डाला. नाउ शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब वाइगरसली फॉर सम टाइम ऑफ पीरियड. कुछ देर के लिए उनको जोर जोर से हिलाइए अच्छे से. कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयर सेपरेटली इन बोथ द टेस्ट ट्यूब इमीजिएटली आफ्टर यू स्टॉप चेकिंग देम. तो आप क्या देखोगे कि जो ऑयल जो होता है कभी वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, तो दोनों की अपनी अपनी लेयर बन जाती है बच्चों. क्या हो जाती है, लेयर बन जाती है. लीव द टेस्ट ट्यूब्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व डज द ऑयल लेयर सेपरेट आउट इन विच टेस्ट ट्यूब डज दिस हैपन फर्स्ट. मतलब किस लेयर में सबसे पहले हुआ है आप पता लगा सकते हैं. दोनों टेस्ट ट्यूब में डिफरेंस क्या है, एक के अंदर में सोप का सॉल्यूशन मिला है और एक में सोप का सॉल्यूशन नहीं मिला है. ठीक है, तो कौन सी ऐसी रिएक्शन है, सॉरी टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर लेयर पहले बन गई जब हमने उसको हिलाकर छोड़ दिया. ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा बच्चों, दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग. मतलब जिसमें सोप सॉल्यूशन था बच्चों उसमें लेयर पहले बन जाएगी. क्यों बनेगी आगे देखेंगे हम लोग. मोस्ट डर्ट ऑयल इन नेचर एंड एज यू नो. मतलब आप सभी जानते हैं कि जो मैल होता है, डर्ट होता है, जो मेल हमारे कपड़ों में होता है वो जनरली ऑयली होता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, उससे धूल के कण टकरा के उसको मेल बना देते हैं, है ना. जो डर्ट होता है जनरली कैसे नेचर का होता है बच्चों, ऑयली नेचर का होता है. एंड एज यू नो ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर. तो वो पानी में डिजोल्व नहीं होता है. द मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. अभी हमने पढ़ा था कि सोडियम के या पोटेशियम के जो सॉल्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे CH3COON है, इसको कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ऐसे ही कंपाउंड होते हैं लेकिन ज़्यादा कार्बन वाले, 15, 17, 20. ठीक है, तो ऐसे जो कार्बोक्सिलिक के एसिड के पॉइंट होते हैं. द आयोनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट विथ वाटर. मतलब जो सोडियम इसके अंदर होता है वो पानी के अंदर चला जाता है. वाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट विथ ऑयल. और कार्बन की जो चेन होती है ना बच्चों, वो ऑयल के चारों ओर क्या करती है, ऐसे घेरा बना लेती है ना. ये पानी के अंदर चला जाता है Na और कार्बन की चेन इससे ऐसे जुड़ जाती है ऑयल के साथ. ठीक है, सो द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड मिशेल. तो यहाँ पर क्या होता है, सोप एक राउंड जो मैंने स्ट्रक्चर भी दिखाया था इसको मिशेल कहते हैं. मतलब जो Na पार्ट होता है, सोडियम वाला हिस्सा होता है, वो पानी के अंदर चला जाता है. जो कार्बन वाला हिस्सा होता है वो ऑयल को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, जिससे एक मिशेल सा स्ट्रक्चर बन सकता है. वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टूवर्ड द ऑयल ड्रॉपलेट. एक ऑयल की तरफ होता है एक हिस्सा, वाइल द आयोनिक एंड फेसेस आउटसाइड. और आयोनिक एंड पानी के अंदर होता है, उससे बाहर होता है. दिस फॉर्म्स एन इन वाटर. मतलब इस टाइप की चीज़ें वाटर में इमल्शंस बनाती हैं. द सोप मिशेल दस हेल्प इन पुलिंग आउट द डर्ट इन वाटर. मतलब जो कपड़ों में कपड़ों के अंदर जो ऑयल होता है उसके चारों ओर मिशेल बन जाती है और वो ऑयल को कपड़ों में से निकाल के वाटर में डाल देते हैं जब हम उसको वाटर के साथ रिंच करते हैं, वाटर में डुबाते हैं तो. एंड वी कैन वॉश आवर क्लोथ्स क्लीन. बहुत आसानी से हम इनको क्लीन कर सकते हैं. तो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, फिर से एक बार देख लीजिए. जो सोडियम वाला हिस्सा होता है वो ऑयल से दूर रहता है और जो कार्बन होता है वो ऑयल से चिपक जाता है ना. और सोडियम पानी में क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है सोडियम, और उसको बाहर की तरफ खींचते हैं ऑयल को, जिससे वो कपड़े से दूर होकर वाटर में डिजोल्व हो जाता है. चलिए हम मिशेल के बारे में और अच्छे से डिटेल डिस्कस करते हैं. सो क्लास सोप्स एंड मॉलिक्यूल इन विच द टू एंड हैव डिफरिंग प्रॉपर्टी. मतलब जो सोप होते हैं उनके अंदर जो दोनों हिस्से हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है. कैसी होती है, डिफरेंट होती है. वन इज हाइड्रोफोबिक. एक होता है हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको पानी से डर लगता है. हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक यानी डरने वाला, जो पानी में नहीं जाता है, हाइड्रोफोबिक. दैट इज इंटरेक्ट
विथ वाटर वाइल द अदर एंड इज पहला हाइड्रोफिलिक था, दूसरा हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी के साथ जुड़ने वाला, और दूसरा जो है वाटर के साथ नहीं जुड़ता है, हाइड्रोफोबिक होता है। यहाँ गलती से मैंने पढ़ लिया, फिलिक है ये फोबिक है यहाँ पे लिखा हुआ है। दैट इज इट इंटरेक्ट विथ हाइड्रोकार्बन व्हेन सोप इज एट सरफेस ऑफ वाटर। जब हम साबुन को या सर्फ को पानी में घोलते हैं बच्चों, द हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी में नहीं घुलती है, ऑफ सोप विल नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में नहीं घुलती है, एंड द सोप विल अलाइंड अलोंग द सरफेस ऑफ वाटर विच आयोनिक एंड इन वाटर, मतलब और जो सोडियम वाला हिस्सा होता है वो पानी के अंदर चला जाता है। एंड द हाइड्रोकार्बन का जो हिस्सा होता है, जो हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा होता है बच्चों, बाहर रहता है, प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ वाटर इनसाइड वाटर। दीज मॉलिक्यूल हैव अ यूनिक ओरिएंटेशन दैट कीप्स द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ वाटर, जिससे कि सोडियम अंदर रहता है और पानी कहाँ रहता है, बाहर की तरफ, हाइड्रोकार्बन बाहर की तरफ रहता है। दस क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड द आयोनिक एंड आर इन द सरफेस ऑफ क्लस्टर। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड अ मिशेल, मतलब जब भी कोई ऑयल या डर्ट आता है बच्चों, तो क्या होता है, ऑयल या डर्ट के ऊपर ये अटैक करते हैं, है ना। तो जो वाटर वाला हिस्सा होता है, सोडियम वाला, वो पानी के अंदर रहता है, और जो एक कार्बन वाला पार्ट होता है वो ऑयल के अंदर चला जाता है, ऑयल के अंदर घुस जाता है, जिससे ऐसा सर्कुलर एक मिशेल बना लेता है। क्या बना लेता है, मिशेल। पहले यही बताया मैंने आपको। द मिशेल्स स्टे इन सॉल्यूशन एज अ कोलॉइड एंड विथ नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ आयन आयन रिपल्शन, मतलब मिशेल्स एक दूसरे से दूर रहती हैं, पास नहीं आती है। दस द डर्ट सस्पेंडेड इन मिशेल एंड ऑल्सो ईजिली रिंस्ड अवे, और जब हम इसको पानी में डालते हैं तो वो अलग अलग होने की वजह से मैल जो है कपड़ों से दूर हो जाता है। द सोप मिशेल आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट, हैंस द सोप सॉल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी। सोप का जो सॉल्यूशन होता है बच्चों, या जो मिशेल होते हैं, वो इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, लाइट को फैला सकते हैं, जिससे वो एक बादल के जैसे देखेंगे। आपने कभी भी बच्चों नोटिस करना, जब आप अपने घर में किसी बकेट में सोप डालते हो तो जो क्या कह सकते हैं, झाग होते हैं बच्चों, फॉग जैसा हिस्सा, तो कभी वो पानी के अंदर नहीं बनता है, वो पानी से हमेशा ऊपर बनता है, क्योंकि वो वाटर में डिजोल्व होना ही नहीं चाहता है। जो सोप होते हैं वो पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं, लेकिन ऊपर आ जाते हैं सरफेस पे, ठीक है। कभी भी आप पानी के अंदर देखोगे, आपको कभी भी उसके झाग नहीं दिखाई देंगे, कभी भी उसका फॉग वाला हिस्सा नहीं दिखेगा। अगर आप उसको ऐसे हिलाते हैं तो वो फॉग वाला हिस्सा ऊपर आ जाता है, क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। सो क्लास लास्ट छोटा सा पार्ट है और ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाइल बाथिंग दैट फोम इज फॉर्म्ड विथ डिफिकल्टी एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस रिमेन्स आफ्टर वॉशिंग विथ वाटर। बच्चों कुछ मतलब पानी कुछ ऐसा भी होता है हमारे यहाँ जिनमें ज़्यादा सॉल्ट होते हैं, इसको खारा पानी कहते हैं एक्चुअल में, है ना। उसके साथ बहुत सारे सोप जो होते हैं वो फोम नहीं बना पाते, मतलब झाग नहीं बना पाते हैं, ठीक है। दिस इज कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट विच कॉज द हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब जो वाटर खारा या हार्ड होता है उसके अंदर ये होते हैं, कौन, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं, जो कि सोप के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। हैंस यू नीड टू यूज़ अ लार्जर अमाउंट ऑफ सोप, मतलब फिर इसको ये प्रॉब्लम की वजह से हमको ज़्यादा सोप लगता है बच्चों, क्योंकि वो जो सॉल्ट होते हैं खारे पानी में, हार्ड वाटर में जो मैग्नीशियम या कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं, वो सोप की जो सोडियम वाला पार्ट होता है उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं या उसके साथ उसको ख़राब कर देते हैं, तो हमको ज़्यादा अमाउंट में क्या लगता है, सोप लगता है। दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड डिटर्जेंट, मतलब अब हम क्या करते हैं, सोप की जगह, साबुन की जगह डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट का बच्चों, सर्फ कहते हैं हिंदी में हम लोग उसको, जो कि अच्छे क्लीनिजिंग एजेंट होते हैं, ज़्यादा अच्छे से सफाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो हार्ड वाटर में, जो हार्ड वाटर होता है इसके अंदर ये सॉल्ट होते हैं, उनमें भी झाग बना सकते हैं, फोम बना सकते हैं। डिटर्जेंट आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, ये सोडियम सॉल्ट होते हैं लेकिन सल्फोनिक एसिड के होते हैं, एक दूसरे प्रकार का एसिड होता है बच्चों। और अमोनियम सॉल्ट होते हैं क्लोराइड या ब्रोमाइड के। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, दोनों में लंबी लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन होती हैं, दोनों में एक ही सिमिलरिटी है, कार्बन की चेन लंबी होती है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं।
द चार्ज्ड एंड ऑफ दिस कंपाउंड डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये जो डिटर्जेंट में जो चार्ज्ड आयन होते हैं बच्चों, या चार्ज हिस्सा होता है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। 10 दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, मतलब इसलिए डिटर्जेंट को खारे पानी में भी यूज़ किया जा सकता है, हार्ड वाटर में। डिटर्जेंट आर यूजुअली यूज्ड टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स, और कपड़े साफ करने की चीज़ों में ज़्यादातर इनका यूज़ होता है। सो हियर इज़ द एंड ऑफ चैप्टर बच्चों, यहाँ हमारे चैप्टर का एंड होता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये जो 2 क्वेश्चंस रह गए, हम इनको आपको ये एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन बनाएंगे, अभी मैं आपको एक और वीडियो दूंगा बच्चों जिसमें इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को समझाएंगे, उन्हीं के साथ इन दोनों क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा।